चलिए चालू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ताकि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाए। चलिए, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहले ही अपन देखेंगे जीके प्लस करंट पे यानी सामान्य अध्ययन पे। तो शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व विज्ञान दिवस एक सरल बात है, लेकिन शांति और विकास का तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो कब है? 10 नवंबर। क्लियर? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में, याद रखिएगा, विश्व विज्ञान सम्मेलन में हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ। बुडापेस्ट कहाँ है दोस्तों? हंगरी की राजधानी है। हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप फैक्ट को याद रखें, चूंकि इससे आया हुआ है तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में ये आ जाए। कब? 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। वैसे भी फरवरी 28 का महीना होता है, तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब कि एक तरीके से जब शब्द राष्ट्रीय लग जाता है तो क्या होता है कि वो भारत में ही मनाया जाता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल साइंस डे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ? हुमायूं, चलिए देखते हैं। हुमायूं, आप लोगों ने नाम सुनते ही साथ दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है, लुढ़कता उड़कता हुआ आदमी, है ना, धीरे धीरे चल रहा है, गिर गया, सीढ़ियों से समाप्त हो गया। ये वही हुमायूं है, बाबर का पुत्र। देखते हैं। 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा बनवाया था। बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हुमायूं की बेगम थी उनको हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। हज यात्रा करने के बाद उन्हें हाजी बेगम के नाम से जाना जाने लगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दरअसल 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हुमायूं के पिता बाबर और पुत्र अकबर थे। हुमायूं, आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में, एक ऐसा पात्र है कि जिसके बाद में मुगल सल्तनत कुछ समय के लिए शांत हो जाती है और उसी समय अफगान सल्तनत जो है वो भारत पर काबिज हो जाती है ना। इसके विपरीत में शेरशाह सूरी से दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक चौसा का युद्ध होता है और एक युद्ध और होता है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। शेरशाह सूरी से वो दो युद्ध हो जाने के बाद में, चलिए बता देता हूँ, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। इन दोनों युद्धों के हो जाने के बाद में हुमायूं भगते भगते फिरते हैं और शेरशाह सूरी कब्जा हो जाता है। 15 साल तक निर्वासित जीवन हुमायूं ने व्यतीत किया है। उसके बाद में फिर देखा जाए तो हुमायूं बाद में आते हैं और फिर से अपनी सत्ता को लेते हैं। जब शेरशाह सूरी नहीं रहता, फिर शेरशाह सूरी के बाद के जो व्यक्ति होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, हुमायूं फिर से सत्ता पे आ जाता है और मुगल सल्तनत फिर से उसी प्रकार से भारत में कामयाब हो जाती है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, इससे अक्सर प्रश्न इसलिए आते हैं दोस्तों कि हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर ही आगे चलकर एक तरीके से देखा जाए तो ताजमहल बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ताजमहल जो है वह एक तरीके से, या हुमायूं का मकबरा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किताबों में कि यह ताजमहल का पूर्वगामी है, यानी कि उससे पहले का है और उसी के तर्ज पर बाद में ताजमहल बना था। चलिए आगे चलते हैं। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10। ये आसियान में 10 सदस्य देश हैं। ये प्रश्न आया हुआ था, थोड़ा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। बैंकॉक जाने का बहुत सारे लोगों का मन होता है, सपना होता है ना। अच्छी जगह है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। चलिए, वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इसके ये जो हैं सदस्य देश हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश फुल फॉर्म है, या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इस वाले फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। आसियान संगठन में 10 सदस्य देश हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन से हैं? 50वें। कौन से हैं? 50वें। क्लियर है? चलिए, हाँ, 50वें। 50वें चूड़ न्यायमूर्ति। क्लियर है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें न्यायाधीश उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। इनको CJI भी कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में। उदय उमेश ललित, इनका अक्सर आपने नाम देखा होगा, उ ललित, है ना। तो ये वही हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं। अब इन पर ज्यादा प्रश्न क्यों आते हैं दोस्तों?
वी आई चंद्रचूड़ दरअसल अयोध्या भूमि विवाद, भारत में बहुत बड़ा ये एक तरीके का विवाद है जो अयोध्या भूमि विवाद है। काफ़ी लोगों की बातें रहती है, अक्सर मीडिया में, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, चर्चा का विषय ये बना रहता है। तो अयोध्या भूमि विवाद के नेता के अधिकार और व्यभिचार से संबंधित मामले सहित शीर्ष अदालत के कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक इन्होंने फैसले किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किस समिति को सम्मानित किया गया है? तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया। इस सम्मान में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि, श्रीफल, सम्मान पट्टिका व साल से सम्मानित किया गया। क्लियर? गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में बनाया गया ये बहुत ही बड़ा एक चर्च था। आज भी अगर देखा जाए तो ये एक तरीके की प्रदर्शनी के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि कोई गोवा जाते हैं घूमने के लिए, आप लोगों का बहुत मन होगा जाने का, घूमने का, जब पेपर निकल जाए तो जरूर जाइएगा और बढ़िया एंजॉय करके आइएगा। तो ये जो एक तरीके से देखा जाए प्रदर्शनी के रूप में वहाँ पर है, सब लोग वहाँ पूजा अर्चना करने भी जाते हैं, बहुत बड़ा है। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। पुर्तगाली गोवा में बना सेंट कैथेड्रल राज्य का सबसे विशाल और आकर्षक गिरजाघर है। इसे बनाने में लगभग 57 वर्ष का समय लगा। 1562 से 1619 के बीच बना इस आकर्षक इमारत की लंबाई देखिए 250 फीट है, चौड़ाई 181 फीट और 115 फीट ये चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या एनालिसिस में समय कम होता है, वरना मैं इनकी सबकी फोटो भी आप लोगों के लिए लेके आता दोस्तों। चलिए क्योंकि समय आप लोगों के पास में कम है इसीलिए जल्दी आप लोग याद करते हुए चलें। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? हॉकी। मध्य प्रदेश के शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। मानद कप्तान शंकर लक्ष्मण एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वह 1956, 60, 1964 के ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता था और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर भी थे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक फंड कौन देता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। कौन देता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी दोस्तों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि इससे आया है तो संभावना बन जाती है कि आगामी समय में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पटक दें। ठीक है, और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के ग्रामीण से संबंधित है, उनकी सड़कों से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। आगे चलते हैं। रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान कब से कब तक थी? रजिया बेगम का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा। इन पर एक महत्वपूर्ण मूवी भी बनी थी, है ना, ताकि देशवासी लोग उसको समझें कि कैसा क्या रजिया का जीवन रहा। तो 1236 से 1240 ये समय पीरियड भारतीय इतिहास में यदि दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का पीरियड रहा है। 1236 से 1240, और इसके बाद 4 साल और आप लोग अगर देख लेंगे तो वो तो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव का रहा है। इतने सुल्तान बदले हैं भारत में कि बिल्कुल 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तुरंत बदलते जाते थे। लेकिन 1236 से 40 तक का जो रजिया सुल्तान, चूंकि यहाँ पर ये पूछा गया है तो इनका आंसर तो ये हो गया। अब थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये एशिया की ही थी, दिल्ली थी, और उन्होंने 36 से 40 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश की 4 संतानों में इकलौती बेटी थी। इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे दोस्तों, उनमें से एक समाप्त हो जाता है, जिसको वो बहुत योग्य शासक मानता था, लेकिन चूंकि वो समाप्त हो जाते हैं एक तरीके से पूर्व पश्चिम में हो रहे विद्रोह को दबाने के क्रम में। फिर वो देखते हैं कि उनका एक और पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि योग्य है नहीं। तब वो अपनी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, उसको उसमें गद्दी पर बिठालते हैं। और रजिया के बैठने के बाद, चूंकि इल्तुतमिश तो रहे नहीं, तो अब एक औरत, खास तौर पर वो भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम में, और उस तरह में भारत जो है कितना पीछे है, उस समय पर एक महिला का शासक के रूप में बनना, जो सामने पुरुष हैं वो स्वीकार कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद में रही हैं। इसी चक्कर में रजिया बेगम पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रचना खैरा का संबंध किससे है? तो दोस्तों पत्रकारिता से है या पत्रकार से है, याद रखिएगा, है ना। सासाकावा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जोखिम प्रबंधन के लिए। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 30 साल से भी ज्यादा समय से दिया जा रहा है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये 2022 तक पूछे गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, 2022 तक। तो कुल 52 जिले हैं दोस्तों, याद रखिए। 1 अक्टूबर 2018 को गठित निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना।
नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन, याद रखिए स्वीडन। पहला नोबेल पुरस्कार 1960 में आयोजित किया गया था, तब यह 4 क्षेत्रों में वितरित किया गया था, यानी 4 क्षेत्रों में दिया गया था। आज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये बताइएगा दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार एक तरीके से देखा जाए तो किसकी याद में है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आप बताइएगा कि वो कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, कमेंट में। क्लियर। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, साउथ की मूवी यदि देखते होंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना हुआ है? संविधान साक्षर जिला तो कोल्लम, केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल की अध्यक्षता में समारोह में की। क्लियर। इस्लामिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो सऊदी अरब के जेद्दाह में। कहाँ हुई है? जेद्दाह में, जेद्दाह। चलिए, पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो ये सूरज भान जी हैं। एक ये प्रश्न आया था। अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जबलपुर से संबंधित हैं। और किस राज्य से हैं? तो ये दोस्तों किससे हैं? मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है। तो ये किस जिले से संबंधित हैं या किस राज्य से संबंधित हैं, इस तरीके से आया था, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित हैं। अर्जुन रामपाल भारतीय अभिनेता, मॉडल, फिल्म निर्माता और टेलीविजन के व्यक्तित्व जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनकी मूवियाँ ज़्यादा वगैरह नहीं आती हैं, लेकिन एक समय में इन्होंने काफ़ी सारी सुपरहिट मूवियाँ दी हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, विज्ञान में देखते हैं। विज्ञान में क्या क्या आया दोस्तों? चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की? अब आप लोगों ने देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जीएस में यदि देख रहे होंगे तो जीएस में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम से ऊपर निकल गए, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम अपने अंदाज से भी सही कर सकते थे। तो ऐसे पेपर को मॉडरेट कहा जाता है, मीडियम लेवल का कहा जाता है कि ठीक है। आगे चलते हैं। चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की है। सरल प्रश्न था। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? या तो एसिटिलीन या फिर एथिलीन, दोनों ही गैसें हैं एक तरीके से देखा जाए। पपीता हो चाहे कोई भी फल हो, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है? कभी कभार तो मुझे ईएसबी पे, अब तो उस ईएसबी कहने लगे हैं, व्यापम हंसी भी आती है। भाई साहब, चौथी बार ये वाला प्रश्न दे दिया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। मुझे तो लग रहा है पूरे वन आरक्षक में ये प्रश्न इनका तकिया कलाम ना हो जाए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी धातु है? तो कैल्शियम एक धातु है दोस्तों। आगे चलते हैं। वस्तु के समान आकार में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर। दोस्तों देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रश्न है वस्तु के समान आकार के अवतल दर्पण पर, यानी दर्पण से संबंधित कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रश्न काफी सारे आ रहे हैं, हर परीक्षा में आ रहे हैं। हो सकता है आज ही नहीं तो कल तक में आप लोगों के लिए ये इससे संबंधित एक क्लास आ जाएगी, तो आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है और जो भी आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव है? ये भी प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों अमीबा है। यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनी है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव है दोस्तों? तो अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी होते हैं ना, ये सभी एक कोषीय होते हैं, है ना। इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है? तो रैफलेसिया, रैफलेसिया। परजीवी क्या होते हैं दोस्तों? परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, वो किसी और पे आश्रित हो जाएंगे, जाके किसी पर चिपक जाएंगे, धीरे धीरे उन्हीं को खाने लगेंगे, इन्हीं को कहते हैं परजीवी। तो इनमें कौन था? रेफलेसिया। क्लियर है। आगे चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित हो क्या कहलाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रक्त का थक्का के लिए जिम्मेदार पुरुष थ्रोम्बिन किसके द्वारा निकलता है? तो रक्त बिंबाणु के द्वारा। अब देखिए रक्त के थक्के पर कितना प्रश्न आया है, यदि आप लोगों ने पुरानी क्लासें देखी होंगी तो आप लोग समझ गए होंगे। विटामिन के मदद करेगा, कैल्शियम सी मदद करेगा, थ्रोम्बिन मदद करेगा, फाइब्रिनोजेन मदद करेगा और रक्त बिंबाणु मदद करेगा। 4 चीजें इसमें मदद करती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हेपरिन होती है वो रक्त को जमने से रोकती है शरीर के अंदर, और जैसे ही हमें लग जाएगी तो हेपरिन बाहर आएगी तो वो समाप्त हो जाती है। इन 4-5 बातों को हमेशा याद रखिएगा, तभी रक्त वाला आप जो क्वेश्चन है वो सही कर पाएंगे, अन्यथा कंफ्यूजन में हमेशा इसको गलत करेंगे। आप को यदि इसको पूरा समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट में जो जेल प्रहरी और पुलिस के लिए रक्त वाला एक अलग से चैप्टर है उसको देख लेंगे तो एकदम से मजा आ जाएगा, और बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस एसिटिलीन। देखिए एक ही परीक्षा में प्रश्न को घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया गया, यही तो क्वालिटी है ईएसबी और व्यापम की दोस्तों।
अमरवेल किसका उदाहरण है परजीवी का? ये याद रखिएगा, अमरवेल वही है दोस्तों जो छोटे में आप अपने हाथ में बांध कर दूसरे को मार दिया करते थे और बोलते थे अब तुम अमर हो गए हो या मैं अमर हो गया हूँ, है ना। थोड़ा हंसी वाली बात है लेकिन ये वही अमरवेल है। इसको यदि आप लोग कहीं देखेंगे तो ये कम मात्रा में नहीं होती, ये धीरे धीरे इतनी फैलती है कि जो वहाँ का वृक्ष होता है वही बेचारा दब जाता है, कुछ समय के बाद वो खत्म ही हो जाता है। फिर वहाँ अमरवेल ही अमरवेल बसती है। ये परजीवी है और बहुत ज़्यादा फैलती है, याद रखिए, मतलब दूसरे के खाने पर निर्भर रहती है। हिंदी, हिंदी में देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 3 जून है और जो है वन रक्षक और जेल प्रहरी 2023 के जो पेपर हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों। तो 3 जून में 2023 में अपन सेकंड शिफ्ट का जो है एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। मैं पहले आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है या एक तरीके से देखा जाए सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, बीच का पेपर है, ज़्यादा समस्या नहीं है, बाकी सभी एक जैसा ही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं इस मज़ेदार क्लास को। इसकी यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाएंगे उसको ओपन करेंगे तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाने के बाद में जैसे ही क्लास समाप्त होती है दोस्तों हम उसमें अपलोड कर देते हैं। आप लोग डाउनलोड करके उसको जब आप उसको पढ़िए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जीके करंट सामान्य अध्ययन में कौन कौन से प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हैं। अब देखा जा रहा है कि इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसकी जो क्लास है वो आज ही आज आप लोगों के पास में आ जाएगी, उसको आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप लोगों का आगामी समय पेपर है तो वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब इन्होंने एक प्रश्न दे दिया है तो अब देखिएगा आपकी 2-4 जो शिफ्टें होंगी उसमें ये लगातार इस तरीके के प्रश्न आएंगे आदमी चेंज करते करते। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्रिकेट। झूलन गोस्वामी एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। उनको 2010 में, कब? 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 12 में पद्मश्री की विजेता भी रही हैं, यानी कि वह 10 साल 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री की विजेता रहीं। वह महिलाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज हैं। चूंकि वो एक ऑलराउंडर हैं दोस्तों तो याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह स्थित है? मंदिरों से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो कहाँ पर है? शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में, याद रखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। कब हुई है? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एक निकाय है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो दोस्तों ये झाबुआ जिले में, एक तरीके से देखा जाए अब तो वो अलीराजपुर जिले में आता है, वहाँ के भाभरा गांव में हुआ था। अलीराजपुर जिले की तहसील भाभरा लोकप्रिय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने भगत सिंह के साथ में मिलकर की थी, याद रखिएगा। ठीक है, एक ये फैक्ट याद रखें। इनकी जो मृत्यु है, ये शहीद कब हुए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा 27 फरवरी, 27 फरवरी, है ना। 27 फरवरी को कहाँ पर हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। बजट कौन पेश करता है और किसमें पेश होता है? तो वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करते हैं, याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर? वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। वित्त मंत्री बजट को सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें केंद्रीय बजट होता है। यह विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। क्या आया है और क्या जाने वाला है इसका विवरण है, या क्या गया है। फरवरी के अंतिम दिन की बजाय, पहले फरवरी के अंतिम दिन में होता था लेकिन अब 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है, ताकि बजट प्रावधानों को अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 2017 के बाद इस फैक्ट को भी याद रखें कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ में ऐड कर दिया गया है, मिला दिया गया है, अलग अलग नहीं है। पहले जो बजट हुआ करता था रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, अब साथ में ही पेश हो जाते हैं।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसके नेता महात्मा गांधी थे। वह एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ सामान्य जनता भी शामिल थी। 1920 का यही असहयोग आंदोलन दोस्तों फिर कुछ समय के बाद यदि देखा जाए तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद में स्थगित हो जाता है, क्योंकि एक पुलिस थाना जला दिया जाता है। किसके द्वारा? जो वहां पर क्रांतिकारी थे उनके द्वारा, जिस कारण इसमें हिंसा का प्रयोग हो जाने पर महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे सहयोगी उनके एक तरीके से असहयोगी हो जाते हैं, असमर्थक हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि असहयोगी आंदोलन यदि आता है तो आप लोग उसके साथ में चौरा चौरी कांड को जरूर याद रखें, क्योंकि उसी के कारण वो स्थगित हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी में है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था, जो मध्य भारत से पश्चिम भारत की ओर बहती है। मध्य भारत याद रखिए, बीच में मध्य प्रदेश है ना, अमरकंटक, वहां से बहती है पश्चिम की ओर। परियोजना की आधारशिला भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 1984 में रखी गई थी। कौन थी 1984? भाई वही इंदिरा गांधी। लेकिन मुख्य बांध का निर्माण उन्होंने 1992 में शुरू हुआ और यह वर्ष 2003 में पूरा हुआ और वर्ष 2005 में चालू हुआ। तो इन फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। मध्य प्रदेश की वाटर पार्क सिटी कहाँ पर है? एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1608 में। कब हुआ है? 1608 में। थोड़ी इसकी कहानी देख लेते हैं। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव के बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत में सूरत के बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर मुनरो, पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा है, लिख लीजिए, हेक्टर मुनरो को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। इसके पहले और कौन कौन आ चुके थे दोस्तों? तो इससे पहले यदि हम बात करें तो डच भी आ गए थे एक तरीके से, थोड़े बहुत। कोठियां स्थापित नहीं हुई थी पर डच आ गए थे। इसके पहले पुर्तगालियों ने तो अपनी जो कोठी है वो भी स्थापित कर ली थी, है ना। ये सब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा रखा होगा। तो पहले से ही व्यापार काफी चल रहा था। और जो अरबी लोग थे, यानी अरबी लोग, इन लोगों ने तो व्यापार पे पूरा कब्जा जमा के ही रखा था। कुछ सिंधी लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता यहाँ पर इनको देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कुछ समय के बाद अंग्रेज ही भारत के एक तरीके से शासनकर्ता हो गए, कर्ता धर्ता हो गए, है ना। आगे चलते हैं। समताप मंडल से एक प्रश्न था, क्लियर है? अब वो प्रश्न क्या था ये क्लियर नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए क्या लिखा गया है? एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो उस संविधान की इसको समझ लीजिए आप लोग, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के नाम से बाद में जाना गया। जो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देशिका थी कि जिसके लिए संविधान बन रहा है, उसी को बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप दे दिया गया था। इसमें उस समय पर मुख्यतः 8 बिंदु वर्णित थे। गणराज्य, संप्रभुत्ता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उपासना और किसी भी धर्म पर विश्वास करने की आज़ादी, आप अपनी पूजा पाठ करिए, किसी भी धर्म को मानिए। रियासतों का विलय, जो आप लोगों ने देखा होगा कि 500 से ऊपर देसी रियासतें थी, उनका विलय करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि यदि विलय नहीं होता तो फिर एक भारत की जगह 500 से ऊपर भारत निकल जाते। तो उनका रियासतों का विलय बहुत ज़्यादा जरूरी था। मानव जाति का कल्याण, जो कि हमेशा सभी में वर्णित होता है, और अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छी मित्रता और संबंध। आगे चलते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना जो मूल रूप से थी उसमें थी, बाद में फिर प्रस्तावना को अलग कर दिया गया और एक अलग प्रस्तावना बना दी गई, जिसको आप लोग सभी संविधान में शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं। एक अनुच्छेद से प्रश्न था दोस्तों, पर लड़के लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न था। एक प्रश्न था रॉक शेल्टर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वही रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर 2003 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चलिए अब देखते हैं विज्ञान में क्या क्या आया है। विज्ञान में देखा जाए तो पौधों की पत्तियों पर मौजूद एक मोम जैसी परत को क्या बोलते हैं? तो क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। एक प्रश्न था लोहे के निस्तारण को क्या बोला जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी होता है ना। लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो क्रशिंग कहते हैं। लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? क्रशिंग। जीवों में जनन किस वर्ग में होता है?
तो लैंगिक प्रजनन में। किसमें? लैंगिक प्रजनन में। हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा। किसके? अलैंगिक जनन के द्वारा। यदि आप लोगों को इसको डिटेल में समझना है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक जनन, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, और इसी वनरक्षक के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी जिसमें बायो को पूरी अच्छी तरीके से डाल दिया था, केमिस्ट्री को डाल दिया गया था और भौतिक विज्ञान को। तो उसमें आप लोग टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। तो जहाँ भी प्रजनन वाला टॉपिक होगा, जहाँ भी विभाजन से संबंधित होगा, कोशिका विभाजन से, वही ये टॉपिक है। क्लियर? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। प्लीहा को। ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या होगा? तो तापमान कम होता जाता है, ठंडी लगने लगेगी, है ना। ऐसे याद रखिए, रखा करिए, ठंडी लगने लगेगी। जैसे मान लो भूमध्य रेखा पे थे, ठीक है, तो कपड़े कम पहने हुए थे, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो स्वेटर पहन लेंगे, मफलर वफलर लगा लेंगे, तो ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ेगा, और जैसे वहां से आएंगे तो सब कुछ उतार देंगे तो गर्मी हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें, इससे आप लोग भूलेंगे नहीं। हो जाएंगे तो क्लास जैसे ही समाप्त होती है तो उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है, उसके बाद आप उसके लिए अपलोड कर लें, सॉरी डाउनलोड कर लें, और फिर उसको जब भी आपको दिन भर में पढ़ना है उसको पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे जीके प्लस करंट पर। तो प्रश्न पहला था कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी? तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, और पहले नेहरू मंत्रालय के गठन के लिए 15 मंत्रियों को चुन लिया। ठीक है। भारत के पहले मंत्रालय में प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन है? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे और पारसी थे। दलित समुदाय से भी 2 सदस्य आते थे, इसको याद रखिए। राजकुमारी अमृता कौर, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, एकमात्र पहली कैबिनेट मंत्री थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे? मध्य प्रदेश के गठन से पहले की बात चल रही है, तो कितने थे दोस्तों? 23 थे। अब इसका कारण क्या था, इसको समझ लें। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गया। यह पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश मराठी भाषी क्षेत्रों के बिना, मतलब मराठी भाषी क्षेत्र हट गए जो बंबई राज्य में विलय कर दिए गए थे, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। बंबई राज्य बाद में, फिर मुंबई कब बना था दोस्तों? वो बना था 1966 में, जब गुजरात उससे अलग हो गया था, है ना। महाराष्ट्र बना था जब वो। विधानसभाओं की संख्या मध्य भारत में थी 79, विंध्य प्रदेश में थी 46 और भोपाल में थी 23। क्लियर? क्योंकि भोपाल भी एक राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को सभी 4 पूर्ववर्ती राज्यों की विधानसभाओं को भी पुनर्गठित कर मध्य प्रदेश विधानसभा बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। तो अच्छा प्रश्न था दोस्तों, है ना। इसलिए मैंने लिखा हुआ है वहां पर कि लेवल ये होना चाहिए, मैंने ये लिखा है कि ये रहा है लेवल। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्रथम साक्ष्य की बात चल रही है पूरे इतिहास में। कब मिल गए प्रथम साक्ष्य? तो मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग उत्तर वैदिक काल लगा कर आ गए होंगे, है ना, माफ करिए ऋग्वैदिक काल भी लगा के आए होंगे, पर मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बलून के पास में है। यह खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का सबसे पुराना उपनिवेश है। नवपाषाण युग को नया पाषाण युग भी कहा जाता है। पाषाण युग का मतलब क्या है दोस्तों? पत्थरों का काल, यानी जब इंसान पत्थर पर ही पूरे कार्य करता था, और उसमें भी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब है कि नया वाला पाषाण काल। अगर नया कोई चीज है तो पुराना भी तो रहा होगा। तो भाई सब 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल को। पहला हो जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल याद रखिएगा, जितनी भी खोजें हुई हैं वो सब नवपाषाण काल की ही देन होती हैं, याद रखिए। मेहरगढ़ बोलन नदी पर स्थित है। कौन सी है? बोलन नदी। और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो सिंधु की ये सहायक नदी है। इसको भी आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ। अब क्या हुआ था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पर रुकिए, शुरुआत में कितनी थी? 7 प्रकार की थी, एक हट गई है। कौन सी हट गई है? संपत्ति का अधिकार, उसी के बारे में यहाँ नीचे चर्चा है। चलिए, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, और इनमें से 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अभी एक संवैधानिक अधिकार है जो कि 300A में रख दिया गया है। 300A में रख दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिंदुसार किसका पुत्र था? दोस्तों कई लोग ये कह रहे थे कि बिंदुसार किसका पुत्र था। कुछ लोगों ने ये प्रश्न बताया, किसी ने बताया कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। इस प्रकार से तो तीनों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य दादा हो गए, बिंदुसार उनके पुत्र हो गए, और बिंदुसार का पुत्र अशोक हो गया। तो तीनों मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट हैं एक तरीके से देखा जाए। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। वह राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र थे। वे सबसे प्रसिद्ध शासक
अशोक के पिता थे। अशोक की जगह यहाँ पर महान लिखना भूल गए हैं, महान मैं लिखे देता हूँ, है ना। अशोक निश्चित तौर पर महान था भाई। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्र चैट्स के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार की रुचि जैनियों के आजीवक संप्रदाय में थी। किसमें? आजीवक संप्रदाय। ये सीधा प्रश्न आता है दोस्तों कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मखली पुत्र गौसाल के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा बिंदुसार का एक और नाम आप लोग याद रखें, अमित्र घात। अमित्र घात, अमित्र का मतलब होता है शत्रु, और घात यानी शत्रुओं का घात करने वाला, नाश करने वाला, है ना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन डरावनी हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न दोस्तों देखिए, अगर देखा जाए तो लेवल इसका अलग ही है ना, एकदम बिल्कुल से ही अलग हो गया। तो ये रामसे ब्रदर्स। रामसे ब्रदर्स एक नाम या ब्रांड नाम है जिसका उपयोग बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के परिवार के लिए किया जाता है, जो एफ रोमसे बेटे के और पोते हैं। वे डरावनी फिल्मों की शैली को रामसे ब्रदर्स नाम का पर्याय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। रामसे ब्रदर्स ने भारत में 30 से अधिक हॉरर फिल्में बनाई हुई हैं। आप लोगों ने यदि कोई फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ यार, जो नहीं जानते तो फिर नहीं जानते, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022, याद रखिएगा 2022 का पूछा था। बाई केसी वोडियार को पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्ण राजा चामराज वाई केसी वोडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगास के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सैखोम मीरूबाई चानू ने। किसने? सैखोम मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू को तो आप लोग जानते ही हैं। भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग सैखोम मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के तीसरे संस्करण के लिए विजेता घोषित किया गया है। किसके? तीसरे। अब हम इन्हें किस लिए जानते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय भारोत्तोलक हैं। हम जानते हैं कि ओलंपिक में पदक प्राप्त कर लेने के बाद जो एक तरीके से देखा जाए तो वो सब अलग ही हो जाता है। तो ओलंपिक में जिन जिन लोगों ने पदक प्राप्त किए हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में है दोस्तों, तो उनसे प्रश्न बनता है, हमेशा उनको अपने दिमाग में रखें और याद कर कर जाएं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के खनन मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? विजेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, मंत्रियों से प्रश्न आने लगा है तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट को याद करके बिल्कुल जाएं दोस्तों, क्योंकि इससे कैबिनेट से एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है। खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह, यही पूछा गया था। श्री गोपाल भार्गव कौन है? लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों। गृह, जेल, विधि, विधायी कार्य और संसदीय कार्य इनके हाथों में है। श्री तुलसी सिलावट जी के पास में जल संसाधन है, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास है। क्लियर, आगे चलते हैं। खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 49वां। दोस्तों, पटवारी में ये 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ था। क्लियर। 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो के सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने 7 दिवसीय, कितने दिन का होता है? 7 दिवसीय। और ये कौन है? विष्णु दत्त शर्मा वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद जी भी हैं खजुराहो से, यानी एमएलए हैं। दिवसीय 49वें, इस नंबर को भी याद रखिएगा, खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न निकल के आ गए आपके। आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह 1990 में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 1990 को शुरू की गई थी। हाल ही में किसे पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? डॉक्टर एलिडा गोयरा को हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें क्यूबा, याद रखिएगा, क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर एलिडा गोयरा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यह अवार्ड R गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड MPRDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों भोपाल में है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड का गठन 2004 में हुआ। ये क्वेश्चन अधिकतम आज देखा जाए तो दोस्तों 95% लोगों ने सही कर दिया होगा। मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। प्रमुख जिलों सड़कों के 22,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क के प्रबंधन के लिए यही MPRDC जिम्मेदार होता है। ठीक है। पंचायती राज से प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न लेकिन क्लियर नहीं है। 19वें संविधान से संबंधित प्रश्न था। अब ये 19वां मेरे अंदाज से दोस्तों अगर होगा तो एक तरीके से देखा जाए संशोधन होना चाहिए, क्योंकि देखिए अनुच्छेद से संबंधित तो एक प्रश्न दे दिया है उन्होंने, शायद संशोधन से हो, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कौन से प्रस्ताव पर बनी थी? एक ये भी प्रश्न था दोस्तों। राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन दो नदियों के बीच में हुआ था? तो दोस्तों झेलम और व्यास नदी के बीच। इसको हम हाइडे स्पीच की लड़ाई भी कहते थे, बितिस्ता का युद्ध भी कहते थे, है ना। ये युद्ध दरअसल झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। पोरस इसमें हार जाते हैं, सिकंदर जीत जाते हैं, पर सिकंदर ने उनको राज्य ससम्मान के साथ उसी तरीके से लौटा दिया था और सिकंदर उसके बाद में व्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं और वापस भारत से लौटने लगते हैं। कुछ समय के बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट क्या है? तो दोस्तों क्या है कुल वार्षिक बजट? 314,024,84। आप कहेंगे ये कैसी संख्या है सर? देखिए याद करने का यही तरीका होता है। यदि आप लोग ऐसे संख्याओं को याद करेंगे तो फिर हो गई याद 3,14,000 या 3,14,00,000 या 3 अरब या 14 लाख। ऐसे कभी याद मत करिए। आप इनको किसी का मोबाइल नंबर बना दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बना दीजिए जिसको आप उठाना नहीं चाहते, बस। तो आप लोग बार बार इसको बोलेंगे, 4-5 बार शाम को बोल लो, 4-5 बार सुबह, तो याद हो जाएगा। तो कुल वार्षिक बजट कितना है, व्यय कितना हो रहा है ना, कितने परसेंट है, तो ये सब एक ही बार में आप लोग याद कर लें। तो 314,024,84 क्लियर। कुल विनियोग राशि 314,024,84 करोड़ रुपए, जो विगत वर्षों की तुलना में 12% अधिक है। कितनी? 12%। कुल शुद्ध व्यय अगर देखा जाए तो इतना रहा है, इसको भी याद करके जाएं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021-2022 में किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.9% की। कितनी? 3.9% की। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र पर महामारी का बहुत कम असर पड़ा और इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष कितनी हुई थी? 3.6 हुई थी। तो दोस्तों इस बार बढ़ी है 3%, अगर देखी जाए 0.3% तो बढ़ गई है, तो ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं विज्ञान से प्रश्न। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी 1666 में। न्यूटन कहाँ से थे दोस्तों और इनकी किताब का क्या नाम था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। आज जैसे कि 5 जून हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आ चुके हैं। तो चलिए अपन इसके एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। दोस्तों जिन लोगों को PDF प्राप्त करना हो वो लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग उस पर जरूर जुड़ जाएं। जैसे ही क्लास समाप्त होती है PDF उसमें अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग उसमें जाकर डाउनलोड कर लें और दिन भर में उसको कभी भी पढ़ें। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले जीके करंट की बात अपन करेंगे कि जीके करंट में क्या क्या पूछा गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो थोड़ा विज्ञान अगर देखा जाए तो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा कठिन, बाकी सब नॉर्मल है। और करंट में अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एकदम से बिल्कुल अलग हैं, जो किसी से ही नहीं बने होंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? प्रश्न अच्छा है दोस्तों, काफी लोगों से ये बन गया होगा जिन लोगों ने मध्य प्रदेश या MP को अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो पहला प्रश्न था दोस्तों, तो कहाँ पर बना? बैतूल। बैतूल जिले के रानीपुर ग्राम में प्रदेश के पहले संग्रहालय म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, यानी इनॉग्रेशन किया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। मेरिडियन किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, करंट का क्वेश्चन था। तो कहाँ से है? चीन से संबंधित है। क्लियर है, याद रखिएगा, स्पेस स्टेशन से संबंधित है दोस्तों। इसको कब लॉन्च किया जा रहा है या किया गया है, यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें एक प्रमुख विशेष पत्रिका एम्पायर के द्वारा अब तक 50 महानतम अभिनेताओं की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो कौन है दोस्तों? शाहरुख खान, है ना, शाहरुख खान। आगे देखते हैं।
1991 में आर्थिक संकट का कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से यह पैदा हुआ था। किसकी वजह से? भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन, इंपॉर्टेंट वजह है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विघटन इसकी प्रमुख वजह थी। चलिए आगे चलते। ये भी क्वेश्चन यदि देखा जाए दोस्तों तो जो जेल प्रहरी है उसके लेवल से ऊंचा ही रहा है, तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत ही कर दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गवाह किस साम्राज्य में प्रधान राज्य मंत्री थे? ये अच्छा प्रश्न था दोस्तों, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा जीके को तो वो लोग जानते हैं। बहमनी साम्राज्य के। क्लियर। वह बहमनी सल्तनत में फारसी व्यापारी और प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्हें ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि किस तरीके से हुई थी। कभी बहमनी साम्राज्य को आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में काफ़ी आता है। आगे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य वही है दोस्तों जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर है ना, उन्हीं के समय पर नीचे दक्षिण में इनकी एक तरीके से दो साम्राज्य उठ के आए थे ना, आप लोगों को याद होगा, एक तो विजयनगर आया हुआ था और एक बहमनी साम्राज्य। चलिए आगे चलते हैं। आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए दोस्तों ये कितना सरल सा प्रश्न था कि आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों यदि इसको किसी ने गलती किया हो तो फिर मत कहना उसका सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो सभी को आएंगे दोस्तों, है ना। तो याद रखिए आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और अंटार्कटिक वृत्त पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। अब एक बात और याद रखना, यदि आप लोगों को ये नहीं याद हो तो आप लोग भूल जाते हैं कि आर्कटिक वृत्त उत्तरी में है कि दक्षिणी गोलार्ध उसमें है, या आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो एक को याद रखना है, आर्क कैसे बनता है? आर्क इस तरीके से होता है ना, जब हम आर्क का निर्माण करेंगे तो इस तरीके से होता है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर हो गया अपना दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर हो गया आर्कटिक वृत्त, बस एक को आपने याद कर लिया, तो नीचे हो गया अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अश्वघोष किसके दरबार में कवि थे और उन्होंने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो बुद्ध चरित उन्होंने लिखा है दोस्तों, और किसके थे? तो कनिष्क के थे। कनिष्क दोस्तों कौन सा था? तो कनिष्क यदि हम चर्चा कर लें दोस्तों तो कश्मीर वाला जो एक तरीके से देखा जाए जो भौगोलिक क्षेत्र था, ज्योग्राफिक स्थल था कश्मीर वाला, उस कश्मीर वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना एक तरीके से देखा जाए तो बैरियल लगा के रखा हुआ था। बैरियल का मेरा मतलब है कि वहाँ पर ये बैठे थे और टैक्स ले रहे थे। तो एक समय पे कनिष्क का शासन इतना ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था कि कनिष्क के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे और कनिष्क को भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इनके सामने कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने क्या लिखी है? बुद्ध चरित। क्लियर। आगे चलते हैं। जल्लीकट्टू के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों कथन नहीं मिल पाए हैं इसलिए इस प्रश्न को सही से नहीं बता पा रहे हैं। आप लोगों का यदि पेपर रहा हो तो आप लोग बताइएगा कि कैसा प्रश्न इसमें आया था। महामंदी का कारण कौन सा देश है? समझिए, अमेरिका। महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी। यह 1929 के अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरू हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 तक समाप्त नहीं हुई। इसकी शुरुआत जो है तो वो उत्तरी अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका तो है ही, साथ साथ में उत्तरी अमेरिका में, है ना, क्योंकि दो हैं, उत्तरी और दक्षिणी। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच खेला गया था? कितना प्यारा प्रश्न है। पटवारी में ये वाला प्रश्न आ चुका था दोस्तों, यदि आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो ये क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। वैसे किताबों में भी कई जगह दिया है, तो इसका क्वेश्चन तो आप लोगों ने सही कर दिया होगा। भारत बनाम वेस्ट इंडीज, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज, यह मैच कब खेला गया था? 22 जनवरी 1988 को। क्लियर है। आगे चलते हैं। भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो भैया रोहित शर्मा ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। याद रखिएगा इस वाली बात को। चलिए आगे चलते हैं। सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये रीवा में हुआ है दोस्तों। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने डबल पदक जीते थे ओलंपिक में। कितने डबल पदक ओलंपिक में जीते थे, इसीलिए इन पर प्रश्न आया हुआ है ओलंपिक में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं। ये आज आप लोगों के लिए प्रश्न है। एक प्रश्न और पीछे बताया था। आगे चलते हैं। किशोर कुमार को कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं? तो दोस्तों इनको 8 मिले हैं। कितने? 8। किशोर कुमार जी का वास्तविक नाम है आभास कुमार गांगुली। क्लियर। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को ब्रिटिश भारत के खंडवा में हुआ। बेसिक तौर पर यदि देखा जाए तो गांगुली जो समाज होता है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? एक तरीके से बंगाल के होते हैं, है ना। याद रखिएगा अधिकतम बंगाल में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों कौन सा किया गया था? 7वां। कौन सा? 7वां। एक ये प्रश्न आया था।
नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम को निपटान अधिनियम कहते हैं? तो 1781 संशोधन अधिनियम को निपटान अधिनियम कहते हैं। पर यार ये तो 1781 कहाँ का हो गया, ये तो अंग्रेजों के टाइम का हो गया। अब याद करिए आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसी के बाद ये आया हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, भीमबेटका किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? विंध्य पर्वत पर है। विंध्य पर्वत को काटकर ही भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बनाई गई हैं। किससे संबंधित हैं? तो पुरापाषाण काल से संबंधित है ना। पुरापाषाण काल यानी पत्थरों के काल से तो हैं ही, उसमें भी सबसे पुराने वाले काल से हैं, पुराना, एकदम से ही पुराना। चलिए आगे चलते हैं, अर्धसंघीय शब्द का मतलब क्या है? यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ देता है। यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ देता है, यही होता है अर्धसंघीय। मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक प्रश्न दोस्तों यहां से जरूर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रमुखता में कौन कौन है? तो याद रखिएगा बसंत प्रताप सिंह, ये राज्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आर.एल. कश्यप का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों गणितज्ञ थे, है ना, गणितज्ञ। आर.एल. कश्यप का नवंबर 2022 में निधन हो गया और उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था, पर्याप्त नॉलेज। चलिए आगे चलते हैं, विज्ञान में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? चलो इस बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया, नहीं तो हर बार नाइट्रोजन पे ही पूछ रहे थे दोस्तों, है ना। अब हो सकता है यही वाला क्वेश्चन बहुत समय तक चलता रहे इनका। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। जब वर्षा जल का पीएच मान कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वह कितना कम होता है? तो 5 से यदि कम हो जाए, पीएच मान 5 से कम हो जाए तो हो गई कौन सी? अम्लीय वर्षा। कौन सी? अम्लीय वर्षा। और ये हो कैसे जाती है दोस्तों? जब अम्लीय वर्षा होती है, ऊपर से गिरता है पानी, तो जो एक तरीके से देखा जाए आने का बीच का रास्ता है, वहां पर गैसों के रूप में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब आपस में मिल जाते हैं, H2SO4 का निर्माण कर देते हैं और यही अम्लीय वर्षा है। इससे पृथ्वी को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ पृथ्वी पर जो उत्पन्न हो रही है फसल, उसको भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हड्डी की कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर, आगे चलते हैं, गांव में जो लोग शौचालय से वंचित रह गए हैं या किसी कारणवश उनके घर में शौचालय नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गांव में शासन ने कौन से शौचालय का निर्माण करवाया है? देखिए साइंस का क्वेश्चन तो था ही, साथ साथ ही बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन भी था, तो इसको तो नॉर्मल इंसान भी कर देगा। तो सामुदायिक शौचालय का। क्लियर है, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए स्थानीय भारतीय मधुमक्खी किस्मों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एपिक सेरेना इंडिका। किस किस का? दो है, याद रखिए, एपिक सेरेना इंडिका और एक है एपिस फ्लोरिया। मधुमक्खी किस्मों में से इन्हीं का उपयोग किया जाता है, ये किसका नहीं है ना, किस्मों में उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एपिक सेरेना इंडिका और एपिस फ्लोरिया। इससे संबंधित एक और प्रश्न इसी में आया है। चलिए, पैरामीटर शब्द से जुड़ी विशेषता कौन सी है? एक ये प्रश्न था दोस्तों। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। लकड़ी से क्या प्राप्त नहीं होता? तो जो उसमें ऑप्शन थे उसमें से थर्माकोल लकड़ी से प्राप्त नहीं होता। एपिस फ्लोरिया क्या है? देखिए, बौनी मधुमक्खी। तो दो प्रश्न आए थे दोस्तों। अगर आप इन पेपरों को देखें तो बहुत सारे पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं कि एक प्रश्न उन्होंने पहले दे दिया, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी दे दिया। संविधान में भी ऐसे काफी सारे प्रश्न देखे गए थे, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला। क्लियर है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर है दोस्तों, याद रखिएगा इस तरीके से। आगे चलते हैं, जल जनित रोग सिस्टोमोसिस किसके कारण उत्पन्न होता है? तो संक्रमित जल में परजीवी के संपर्क में आने के कारण, परजीवी कृमि के संपर्क में आने के कारण। क्लियर, कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम क्या है? तो कैल्कोपीराइट। क्या है? कैल्कोपीराइट। अयस्क से संबंधित भी एक प्रश्न आ रहा है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? तो प्रकाश है, वायु है, मिट्टी है, पोषक तत्व हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने साइंस वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वन रक्षक जेल प्रहरी करके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें साइंस ही साइंस का पूरा मैटर है। बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जिससे आपके ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं, इनमें से आप विश्वास मान के चलिए 95% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, है ना। तो जाइए उन क्लासों को देखिए यदि आप लोगों का पेपर हो तो। क्लियर, ईंधन के लिए परमाणु रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
एम किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो अमरेशियम का। किसका है दोस्तों? अमरेशियम का। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के समान तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सी भौतिक मात्रा समान होगी? तो संवेग समान होगा। कौन सा? संवेग समान होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 6 जून हो गया है, 6 जून की सेकंड शिफ्ट का जो भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल बैरी 2023 में, उसी का एनालिसिस अपन इस क्लास में करेंगे दोस्तों देखिए, आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो नहीं थी, इसीलिए जो सेकंड शिफ्ट है उसी के क्वेश्चन आ पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस एनालिसिस को चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे क्या आए हुए हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। वहां से आप जुड़ जाएंगे तो जैसे ही क्लास समाप्त होती है पीडीएफ उसमें अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग डाउनलोड करके आगामी समय में यदि आप लोग का पेपर है तो आप लोग उसको कभी भी पढ़िए। तो चलिए चालू करते हैं। करंट में सामान्य अध्ययन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, सुनीता विलियम्स। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स इंडो स्लोवेनिया मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, पहली बात। दूसरा, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला थी कल्पना चावला के बाद। इनका नाम आपने सुन रखा होगा, कल्पना चावला का, जिन्हें नासा के द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने कुल 195 दिन बाहरी अंतरिक्ष में बिताए हैं। उनके पास एक महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे अधिक 50 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि घूमने का रिकॉर्ड है। कितनी गजब की बात है दोस्तों, है 50 घंटे 40 मिनट तक ये दूसरी जगह पर घूमी, पृथ्वी से बाहर, वो भी अंतरिक्ष में। बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला हुआ है? तो दोस्तों केरल को मिला है। किसको? केरल को। 2020-21 के अनुसार राज्य में 5 जो शीर्ष स्थान है वो इस तरीके से है। 5 ही आप लोग याद कर लें, ज्यादा ज्यादा 2 या 3 ही आप पूछे जाते हैं। तो केरल तो नंबर 1 पर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपना हिमाचल प्रदेश है। तीसरे पे अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है। चौथे पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है। और 5वें पे कौन सा है दोस्तों? गोवा है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंग्लिश सॉन्ग को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? ऐसा प्रश्न था, पर वो इंग्लिश प्रश्न नहीं समझ में आ पाया, इसीलिए पूरा प्रश्न क्लियर नहीं है। पर इस टाइप की थोड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो एक इस तरीके का कोई प्रश्न था। प्रस्तावना में 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए थे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रस्तावना से प्रेरित थी। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, जो हमें मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय देता है। आगे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? श्रीलंका के द्वारा। एक ये प्रश्न आया था। केंद्रीय बजट 2023-24 का अनुमानित कितना बजट है? अब देखिए दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो कहां से आ गया था? मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। अब इन्होंने केंद्रीय बजट का दे दिया, तो यहाँ से आप लोग अनुमान लगा लिया करिए, यदि आप लोगों का आगामी समय में पेपर है, कि भाई यदि बजट से प्रश्न आ रहा है, मध्य प्रदेश से उन्होंने डाल दिया, तो मोटे मोटे प्रश्न अगर जो देखा जाए तो क्यों ना केंद्रीय बजट से भी कर लिए जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है ये तैयारी करने की एक रणनीति होती है ना, कि हमें मालूम पड़ता जा रहा। आप लोगों के पास में बहुत अच्छा समय है दोस्तों। हम लोग जब पेपर दिया करते थे तो ये एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है, क्लास तक नहीं आती थी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो पड़े रहते थे उस समय पर। तो उस समय पर ये सब चीज़ें थी नहीं, लेकिन अब आज की डेट में तो आप लोगों के पास में सब कुछ है ना। कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो, आप तुरंत डालेंगे उसका सीधा आंसर आप लोगों के पास में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का फायदा उठाइए। अगर आप लोग को मालूम पड़ गया कि भाई बजट से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो बजट से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल उसके आसपास के जो मोटे मोटे प्रश्न हैं उनको जरूर याद कर लीजिए, संभावना बढ़ जाती है कि उनका आना है। और देखिए यहाँ आ ही गया, उस दिन भी मैंने इसी की चर्चा की थी। तो कितना है केंद्रीय बजट देखा जाए? 45,03,097 करोड़। और इनको कैसे याद करोगे आप? मोबाइल नंबर से। ऐसा मोबाइल नंबर जिसको आपको कभी उठाना नहीं है। किसी भी दोस्त ऐसे के बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिनके नंबर आप नहीं उठाते होगे, उसी का नाम समझ के याद कर लिया करो। तो 45,03,097 करोड़ है, लगभग में 45.03 लाख करोड़। एक बात याद रखें दोस्तों, इसकी संख्या हमेशा ऐसे ही याद करें, ये पहले वाली, क्योंकि ये जो मेन संख्याएं होती हैं, केंद्रीय बजट है ना, मध्य प्रदेश का बजट, मुख्य बजट अगर देखा जाए तो इनकी संख्याएं हमेशा याद कर लो। जैसी बजट आए याद कर लो और फिर उसको कभी भूलो मत। आगे चलते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ये प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, एक बार और ये प्रश्न आ चुका है। क्लियर है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। वह पहले 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। कौन थे? पहले 15वें वित्त आयोग के वो सदस्य थे। इनका संबंध G20 से भी रहा है। बताइएगा कि क्या इनका संबंध था। क्लियर? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके निकल आए। आगे चलते हैं। सिलोफेन टेप का आविष्कार किसने किया था? वही टेप जिसका आप आजकल उपयोग करते हैं, या तो किसी चीज को चिपकाने में, तार वगैरह टूट जाते हैं, या कॉपी वगैरह में लगाने में करते हैं। तो रिचर्ड ड्रा ने सन 1930 में, किसने? रिचर्ड डा ने 1930 में। उस्ताद आमिर खान का संबंध कहाँ से है? उस्ताद आमिर खान का संबंध कहाँ से? ये भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। आमिर खान का जन्म भारत के इंदौर में संगीतकार के एक परिवार में हुआ। उनके पिता जो थे उनका नाम था शाह मीर खान। कौन था? शाह मीर खान। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अक्सर उस्ताद आमिर खान पर प्रश्न आता है, या फिर आता है मैहर घराने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खान पर। दो पर प्रश्न बार बार बनता है दोस्तों, तो दो को कभी ना भूलें। तो भिंडी बाजार के ये सारंगी वादक थे। इंदौर के होलकरों के दरबार में ये सेवा दिया करते थे। इंदौर के जो होलकर थे, एक तरीके से देखा जाए तो ये मराठा थे। मराठा जब बाद में बढ़ जाते हैं तो होलकर में बटे, सिंधिया में बटे, है ना, गायकवाड़ में बटे, तो इस तरीके से वो बढ़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? अब आप देखिए, शतरंज से इसके पहले आया था कि कौन बने हैं अभी के ग्रैंड मास्टर। उसके पहले एक और शतरंज से आ चुका था, और आज शतरंज का इन्होंने बिल्कुल सरल सा प्रश्न दे दिया। तो कौन है? विश्वनाथ आनंद। बहुत प्रसिद्ध हैं। वह पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। और इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है, ये भी आप लोग ना भूलिए, तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। क्लियर? उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। कितनी बार? 5 बार। मायने रखता है भाई, 5 बार जीता है। चलिए, कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो कन्नौज किसकी राजधानी थी दोस्तों? प्रतिहार वंश की या गुर्जर प्रतिहार वंश की? कोई दिक्कत नहीं, प्रतिहार वंश पहले बोलते थे, फिर गुर्जर प्रतिहार बोलने लगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए इतिहास में इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कन्नौज किस लिए जाना जाता है दोस्तों? कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। खुशबुओं का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, इत्र होते हैं जो, है ना, वो काफी ज्यादा मात्राओं में बनते हैं। इसके अलावा अगर इत्र बनते हैं तो सबसे ज्यादा जो फूलों की खेती होती है वो कन्नौज या इसके आसपास होती है, क्योंकि वहां पर फूलों की पूर्ति चाहिए, है ना, फूल चाहिए, तभी तो उसी से सेंट वगैरह बना पाएंगे। आगे चलते हैं। मांडू के मंदिरों की शैली पर एक प्रश्न था, पर बच्चे क्लियर नहीं बता पाए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जैसे पेपर पास में आते जाते हैं, खत्म होने के नजदीक आते हैं, तो लड़के लोग कम एनालिसिस के प्रश्न देते हैं। जब शुरुआत में रहता है तो ज्यादा प्रश्न देते हैं वो लोग, फिर धीरे धीरे जैसे ही पेपर पास में आता जाएगा तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फिर पेपरों के जो एक तरीके से क्वेश्चन देते हैं। देखते तो सभी लोग हैं, पर देते बहुत कम लोग हैं। तो जितने मिल पाते हैं दोस्तों, उतने के बारे में अपन जानकारी दे पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। विज्ञान। कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों इसमें मीथेन होगी। सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है, याद रखिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होगा, अमोनिया यानी NH3 होगा। सबसे ज्यादा क्या होती है? मीथेन। डायरेक्ट प्रश्न भी आता है, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो मीथेन। क्लियर? आगे चलते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल इसलिए होगा क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एक रंजक होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 2 भाग बना दो। हीम एक रंजक होता है, और ग्लोबिन दरअसल एक प्रकार की प्रोटीन हुआ करती है ना। तो जो हीम रंजक है और इसमें जो ग्लोबिन है, ये जो आपस में रहते हैं, इसी ग्लोबिन के अंदर एक गुण पाया जाता है जो कि अपने आप में O2 और CO2 को चिपका लेता है, यानी कि O2 और CO2 को अपने साथ में लेके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। क्लियर है? इसीलिए योग वाले क्या बोलते हैं कि सांसों को लंबी लंबी लें, फिर छोड़ें। इससे होगा क्या कि आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी, तो मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। कुछ समय के बाद मस्तिष्क धीरे धीरे शांत भी हो जाता है ना। आगे चलते हैं। ईंधन गैस कौन सी होती है? तो प्राकृतिक गैस ईंधन गैस होती है। क्लियर है? उसमें आया था ऑप्शन, तो उसमें प्राकृतिक गैस है। फूड हैडलर कौन है? तो एक फूड हैडलर दरअसल वह होता है जो फूड व्यवसाय में या तो काम करता है, और जो या तो भोजन को संभालता है या उन सतहों को छूता है जो कटलरी, प्लेट और कटोरे जैसे भोजन के संपर्क में होने की संभावना होती है। क्लियर?
हेनरी मोसले को किस विकास का श्रेय दिया जाता है? तो उन्होंने मोसले के नियम दिए थे। क्या दिए थे? मोसले के नियम। ढोलक में ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? एक प्रश्न ये था दोस्तों। तो ढोलक पर थाप देने से उसका जो चमड़ा है वो कंपन करने लगता है, अतः ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। क्या है, चमड़ा की जगह कुछ और को लगा देंगे तो वो उतना कंपन करेगा? तो दोस्तों चमड़े की जगह किसी और को लगा देंगे तो वो उतना कंपन नहीं करता, चमड़ा ही कंपन करता है, याद रखिएगा। क्योंकि उसमें एक तन्यता होती है, जिस प्रकार तारों में होती है ना तन्यता, खिंचने का भाव, उसी प्रकार चमड़े में भी होता है, याद रखिएगा। कुछ और लगा देंगे तो उतना कंपन नहीं करेगा। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, विज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो इतने ही मिल पाए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 7 जून है 2023, सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों वो आ चुके हैं। तो चलिए अपन इस एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 लगातार प्रश्न अगर देखे जाएं दोस्तों तो आज का जो पेपर रहा है वो पहले के पेपरों की अपेक्षा काफ़ी सरल रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इसका पीडीएफ उसी पर प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होगी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दी गई है, जाकर आप उसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए कैसा सरल सा प्रश्न आया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम सब जानते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, जबकि पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। दूसरी राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी दोस्तों? मतलब सॉरी माफ करिए, दूसरी राष्ट्रपति जो अभी हैं वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये कौन से नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू जी? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 15वें नंबर की हैं। कहाँ से आती हैं ये दोस्तों? आदिवासी समाज से आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी? मैं ये सोच ही रहा था दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन कब रिपीट होगा। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। व्यापम का अब तो ये भी हो गया है उसका बहुत ज़्यादा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पटवारी में भी पहले पूछ लिया गया था, यहाँ भी पूछा गया है, और इसके पहले रिपीट तो ये हो ही चुका है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन, अपन ने काफ़ी चर्चा की थी इसकी पिछली बार जब ये आया था। भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यानी जो हम मतदान करने जाते थे तो पहले ये जो आयु 21 वर्ष थी, अब घटाकर क्या कर दी है? 18। यानी आप 18 के यदि हो गए हैं तो मतदान कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1350 मीटर है। देखिए सरल सा प्रश्न है। धूपगढ़ होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? दोस्तों ये भी सरल ही प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया और लड़कों को अक्सर ये आता है। तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? तारीख देख लीजिए। यदि ये पूछ लेता कि कब कब लगा है या सन पूछ लेता तब समझते कि भैया डीप क्वेश्चन था, है ना। तो पहली बार 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक। चलिए आगे चलते हैं। गीता गोपीनाथ जिस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो किस में है दोस्तों? तो ये IMF की उप महाप्रबंधक हैं। क्या है? IMF की उप महाप्रबंधक। तो फिर प्रबंधक कौन है? क्रिस्टवीना है इनकी जो मुख्य हैं, जो प्रबंधक हैं, और ये उप महाप्रबंधक हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, IMF। क्लियर है। आगे चलते हैं। दोनों को याद रखिएगा। क्रिस्टोवाना उनका नाम ऐसा है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथन। ये उप महाप्रबंधक हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों ये विज्ञान से क्वेश्चन आया हुआ था। तो फ्लोरीन का कितना होता है? तो 9 होता है। क्लियर। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक अधातु गुण। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी मॉइसन। हो सकता है अगली बार में इनके खोजकर्ता पूछ लिए जाएं, इसीलिए आप लोग इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। इनमें से कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथि है? बहिस्त्रावी ग्रंथि तो यकृत। कौन सी है? यकृत। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। एक वयस्क मानव में लगभग 1.5 से 1.2 से 1.5
किलोग्राम तक वजन का यकृत शरीर में होता है। याद रखिएगा, यकृत से ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इसका वजन कितना है। तो लगभग में ऑप्शन में आपका हमेशा 1.5 किलो ही आता है, मतलब कि 1500 ग्राम ही अधिकतम आता है, लेकिन एक तरीके से 1.2 से 1.5 के बीच में ये रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? 31वें 1973 में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसने लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। क्लियर। फिर 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी उनको कर दिया समाप्त, अब वो समाप्त हो गई। फिर 84वां संविधान संशोधन, मतलब ये तो बीच में ही आ रहा, तो 2001 के द्वारा 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन अब 2026 में होगा। तो इन तीनों बातों को याद रखिएगा दोस्तों, तीनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन यदि आएगा तो अगली बार में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को राइट टू ईद का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? वाराणसी कैंट को। किसको प्राप्त हुआ है? वाराणसी कैंट को। इस वाली बात को याद रखें। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ स्टेशन को सम्मानित किया गया है। फिर से देखिए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को राइट टू ईद का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वाराणसी कैंट को। क्यों दिया गया है? उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। आगे चलते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को में शामिल किया गया है? ये कौन से नहीं थे दोस्तों, कितने स्थान थे? क्लियर है। तो क्या प्रश्न था कि कितने स्थान? तो दोस्तों 3। आप लोगों ने देखा होगा कि यूनेस्को से संबंधित प्रश्न बार बार आ रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न वो दे ही दे रहा है हर किसी में, एक प्रश्न तो क्लियर ही है, आ ही रहा है। तो यूनेस्को वाले प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो 3 स्थल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका है और सांची का स्तूप है। ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है? बैक्टीरिया से, हाँ, कौन सी नहीं है? तो दोस्तों उस जो प्रश्न था उसके ऑप्शन में घेंगा जो था वो ऑप्शन में था, तो ये नहीं होता। तो घेंगा रोग किससे होता है? एक तरीके से गलकंड भी बोलते हैं, जहाँ थायराइड की कमी से होता। तो ये बैक्टीरिया की पूछ रहे हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ अन्य बीमारी जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, टीवी हो जाता है ना, कालरा हो जाता है, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब बैक्टीरिया से ही होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 12 जून आज हो गया है, 12 जून में सेकंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक 2023 का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए अपन चालू करते हैं शानदार क्लास को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो वो आगामी समय में यदि आप लोगों का पेपर है, एग्जाम है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी क्लासें भी चल रही हैं, जैसे कि अभी यूनेस्को की क्लास को अपन ने डाला है ना, क्योंकि यूनेस्को से लगातार प्रश्न आ रहे थे। उसके पहले करंट के लगातार प्रश्न आ रहे थे, तो उन प्रश्नों को भी डाला। इसी प्रकार से अब दोस्तों विज्ञान की क्लासें भी आया करेंगी। जो जो प्रश्न आ रहे हैं उनसे संबंधित क्लासें तुरंत अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले हर बार की तरह बोलूंगा, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम से यदि आप लोग जुड़ जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ जैसे ही क्लास समाप्त होती है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग डाउनलोड करके उसको जब भी आपका मन पड़े आप उसको पढ़ सकते हैं ना। चलिए चालू करते हैं। सामान्य अध्ययन, जीके और विज्ञान को इस बार साथ में ही लेके आए हैं दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों टॉरिसेली ने। किसने किया है? टॉरिसेली ने। वैसे इनका नाम आता है ई टॉरिसेली, है ना। आप लोगों ने देखा होगा लूसेंट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ई टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 1644 में इटली में हुआ। क्लियर। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने और ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विज्ञान में भी है और ज्योग्राफी में भी है। जब हम तूफान वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तब बैरोमीटर वाला चैप्टर आता है, और जब दाब मापने वाली बात करते हैं तो विज्ञान में बैरोमीटर का आता है कि बैरोमीटर का पारा जैसे ही एकदम से नीचे आ जाता है तो दबाव कम होने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब तूफान आने वाला है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब इसी का पारा धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगता है तो हम कहते हैं कि भैया मौसम
साफ हो रहा है। क्या हो रहा है? मौसम साफ हो रहा है, यानी कि हवाएं वगैरह उतनी ही चलेंगी जितनी मनुष्य के लिए आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? दोस्तों ये प्रश्न एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न बार बार भी पूछा जाता है। दूसरी बात, इसमें थोड़े सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आदमी सोचता है लोहे में जंग लगने से उसके भार में परिवर्तन होता है तो वो कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोहे का जो भार है दोस्तों वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगती है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके या अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि लोहे में अगर देखा जाए तो जंग लगा लोहा हमने कईयों बार देखा है, तो हम देखते हैं कि उसमें से बीच बीच में से कहीं छेद हो गए, कहीं कुछ हो गया, तो दिमाग ऐसा लगता है कि यार शायद इसका भार कम हो गया हो, बट इसका भार जो है वो बढ़ जाता है ऑल टोटल अगर देखा जाए तो। आगे चले। मानव आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। विटामिन के ने भी दोस्तों बड़ा परेशान कर रखा है, बार बार प्रश्न विटामिन के पे, बार बार प्रश्न कहीं ना कहीं होता है दोस्तों अगर देखा जाए तो। विटामिन के हैं तो विटामिन के जो है वो बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके दो काम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो देखिए ये बड़ी आंत में पाया जाता है, साथ साथ ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त के थक्के पर शुरुआत में काफी प्रश्न आए थे दोस्तों, उस समय भी मैंने कहा था, आज भी बता रहा हूं कि रक्त के थक्के से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लीजिएगा। पहली बात यह है कि यदि तत्व पूछ लेगा कि कौन सा तत्व काम आता है तो कैल्शियम काम आता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि वो पूछेगा कि कौन सी प्रोटीन काम आती है तो आप लोग याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। कौन कौन सी दो होती हैं? फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन जो होती हैं वो रक्त में पाई जाती हैं और क्रमशः इसका थक्का जमाने के लिए काम में आती हैं। साथ साथ में यदि वो थोड़ा और डीप पूछ लेगा तो एक और होती है, वो होती है हिप्रिन। हिप्रिन का लेकिन काम क्या होता है? हिप्रिन का काम होता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने देना, शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने देना। और हिप्रिन का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है दोस्तों, आप देखिए प्रकृति ने कितनी शानदार चीजें बनाई हैं, कभी कभार तो एकदम आश्चर्य लगता है कि देखिए हिप्रिन जो होती है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती, क्योंकि यदि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन गया तो इंसान का जीवित रह पाना मुश्किल है। क्लॉटिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा, दम घुटने से मनुष्य मर जाएगा। पर ये जो हिप्रिन होता है ये बाहर जैसे ही निकलेगा शरीर के तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इसका भी एक तरीके से काम अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से रक्त का थक्का जमाने का है, क्योंकि ये बाद में मर जाता है, बाहर निकलेगा शरीर से, जैसे ही चोट लगेगी तो हिप्रिन जैसे ही बाहर जाता है तो समाप्त हो जाता है, तो रक्त की जो क्लॉटिंग है वो हो जाती है। तो देखिए रक्त के थक्के से कैल्शियम निकल के आया, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और हिप्रिन, 3 चीजें निकल के आई। एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्लेटलेट होती हैं वो भी रक्त का थक्का जमाने में काम आती हैं। कौन सी? प्लेटलेट। क्योंकि यही जो प्लेटलेट हैं, जब रक्त का थक्का जमता है तो जो आप देखते हैं जो क्लॉट टाइप का ऐसा बना होता है वो दरअसल प्लेटलेट का ही एक विस्तृत रूप होता है, क्योंकि वो उस जाल में फंस जाया करती हैं और वही प्लेटलेट हो जाती हैं। तो ये 3 चीजें और विटामिन के, चौथा, इन चारों को याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आपने मेरी जो पूरी बातें हैं उसको गौर किया होगा। तो आगे चलते हैं। राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दरअसल इंदौर में हुआ था दोस्तों, 11 जनवरी 1973। अब देखिए एक प्रश्न इस तरीके के आ रहा है कि विशेष व्यक्तित्व से प्रश्न आ रहे हैं और ये प्रत्येक शिफ्ट में है कि भैया जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या जिनको हम जानते हैं, उनको देखते भी हैं, समझते भी हैं, उनके जन्म मध्य और जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। जैसे सलमान खान का आ जाए, कभी राहुल द्रविड़ का आ जाए, आशा भोसले का आ जाए, और आ भी चुका है जैसे कि किशोर कुमार का आ जाए, तो इस प्रकार का। तो इस प्रकार की एक अब जो अगली क्लास आने वाली है वो इसी प्रकार की आएगी दोस्तों, तो उसको जरूर देखिएगा, आपके काम की है। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि इन्फोसिस सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इसके अलावा कंपनी के भारत में 9 विकास केंद्र हैं। कितने? 9 विकास केंद्र हैं और 50 कार्यालय हैं। इनके जो प्रमुख हैं वो कौन है दोस्तों? तो नारायण मूर्ति, याद रखिएगा, ठीक। इन्फोसिस से प्रश्न आया है, हो सकता है इनके प्रमुख अगली बार पूछ लिए जाएं, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? आर्टिकल 365, तो यह राष्ट्रपति शासन से है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद के अन्य नामों में राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल शामिल है। तो ये प्रश्न नॉर्मल था दोस्तों, है ना, इसको याद रखिएगा।
एक और प्रश्न था कि ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पटवारी में भी आया हुआ प्रश्न था। यदि पटवारी का एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो आज वाले जो पेपर आप लोगों के एग्जाम हुए हैं 12 तारीख वालों के, काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक का नाम है, तो विक्रम सेठ की। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार हैं, उन्हें उनके उपन्यास द गोल्डन गेट और ए सूटेबल बॉय के लिए जाना जाता है। द गोल्डन गेट 1986 में प्रकाशित हुआ और ए सूटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ। चले आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कौटिल्य किसके मंत्री थे, तो ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता था। चाणक्य इनको कहा जाता था। कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक, मौर्य साम्राज्य सम्राट चंद्रगुप्त के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अखंड भारत का जो निर्माण हुआ, अखंड भारत की जो स्थापना हुई, जो हम देखते हैं कि कहाँ 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद एक समय पे आने के बाद में पाटलिपुत्र बीच में केंद्र हो जाता है और बाकी सब उनके हाथ पांव हो जाते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। कि पूरा जो भारत है, उस भारत का जो अखंड निर्माण है वो पाटलिपुत्र को बीच सेंटर में रखकर किया गया। तो उन सब के पीछे यदि देखा जाए तो एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा योग बनाकर उस जगह पर केंद्रित किया, उस जगह पर विराजमान किया और एक अखंड भारत हम देखते हैं। उस अखंड भारत को हम काफी अपना इतिहास में पढ़ते भी हैं, तो इसीलिए बार बार प्रश्न इनसे भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यही वो मौर्य वंश है कि जिसके बाद में अशोक जैसा महान इंसान इसमें आते हैं। और अशोक जैसे महान इंसानों की आज अगर आप देखें तो कितने सारे स्तूप हैं, कितनी कलाकृतियां हैं उनके द्वारा, जिनको हम देखते हैं, है ना। उनके मुख्य मुख्य चीजें भारत सरकार ने अपना रखी हैं। अब चलिए इसी पे चर्चा करेंगे तो पूरी क्लास ही इस पे निकल सकती है, इसीलिए चलिए अपन मेन एनालिसिस पे आते हैं। अब कौन सा प्रश्न पूछा गया था, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था। 2012-13 से चालू होती है दोस्तों, 2016-17 पर समाप्त हो जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों की अवधि यानी 2012-13 से 2016-17 तक के लिए 8% विकास का लक्ष्य रखा गया था। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है दोस्तों, क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई योजना आई है, और यदि आई है तो उसका समय पीरियड लिख दीजिएगा कमेंट में, और यदि नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है ये भी बताने का प्रयास करिएगा। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, वहां पर दिया गया था ऑप्शन में। मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। इनमें से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, तो कैल्साइट। कौन है, कैल्साइट। फ्लोरिस्पर और डोलामाइट भी कैल्शियम के अयस्क हैं, दोनों को भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला और ये दूसरा। फ्लोरिस्पार और डोलामाइट, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अन्य किताबों में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किसने किया। देखिए अभी मैंने एक क्लास डाली हुई थी जिसमें अपन ने लगभग में देखे जाए तो 75 क्वेश्चन कवर किए थे, वो है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाइएगा तो करंट अफेयर के नाम से है। कि पुराने समय में जितना भी अपना करंट अफेयर था, एक तरीके से देखा जाए तो मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल से पहले अगर देखा जाए तो फरवरी, इसका एक करंट अफेयर था। तो उससे संबंधित ये प्रश्न आ गया दोस्तों, वो क्लास भी डाली थी और उसी संबंधित ये प्रश्न आ गया, तो आप लोग जरूर देख लें उन 75 प्रश्नों को। बहुत सारे तो रिपीटेड प्रश्न हैं दोस्तों उसमें, ठीक है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी ने किया है। कौन है राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर की हैं, 15वीं हैं। महिलाओं में देखा जाए तो दूसरी हैं, आदिवासी महिलाओं में देखा जाए तो वो पहली हैं। क्लियर है। चलिए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के रूप या महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया। तो इसको आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं, भारत की जुड़वा शहरों के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में जो ऑप्शन था दोस्तों वो हैदराबाद सिकंदराबाद था, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप। अगर जुड़वा शहरों की बात की जाए तो काफी सारे आते हैं। शुरुआत से ही देख लिया जाए तो मान लीजिए आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो जुड़वा शहर थे या एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किनको कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा आ जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में पूछ लेता तो दुर्ग और भिलाई, इनको भी जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था वो हैदराबाद सिकंदराबाद था, और अधिकतम देखा जाए तो हैदराबाद सिकंदराबाद से ही ये वाला प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद में अगर देखा जाए तो तेलंगाना उसकी राजधानी है, और हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, और सिकंदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से ही सटा हुआ है। यही इसका अन्य जुड़वा शहर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पूरा नाम है इनका मुंशी प्रेमचंद्र। मैंने इनकी काफ़ी रचनाएं पढ़ी हैं, कभी पढ़िएगा। हिंदी को इतने अच्छे से इन्होंने लिखा है कि यदि आप उसको पढ़ेंगे ना किसी भी कहानी को, तो वो कहानी नहीं, आपके सामने पूरे चित्र चलते हुए नजर आएंगे। यानी वो देखने में तो हमको कहानी जैसी लगती हैं, पर जब हम उनको पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पूरी कोई ना कोई एक फिल्म चल रही है। ये इनकी एक खासियत है जो मैंने खुद भी अनुभव की है उनकी चीज़ों को पढ़कर। जैसे कि गोदान हो गई, गबन हो गई, इन दोनों को मैं पढ़ चुका हूँ। कभी आप लोगों को मौका लगे तो आप लोग भी पढ़िएगा, है ना। तो अभी जो इसका जो प्रश्न आया था तो वो था सेवा सदन। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला भवन कर्मभूमि है। इसके अलावा गोदान है, एक कफन इनका है महत्वपूर्ण दोस्तों, पूस की एक रात। इनमें से तो बहुत सारी आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ी होंगी। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा और 300 से अधिक। मतलब टोटल यहाँ ये बताया गया है कि इनकी 300 से अधिक जो है वो रचनाएं हैं। बहुत सारी आपने बचपन में कहाँ पढ़ी होंगी? अरे आपका जो हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा उसमें आपने मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानियों को देखा होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 13 जून हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो गया है, तो उसी का एनालिसिस लेके आए हुए हैं। इसमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हुए हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 13 जून सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे, है ना। यदि आप लोगों का पेपर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। जीके और विज्ञान को साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले ही था हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि हर एक व्यक्तित्व से प्रश्न आ रहा है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो आज ऐसे दो प्रश्न आए हुए हैं, तो चलो देखते हैं दूसरा कौन सा प्रश्न था। पहले हरिशंकर परसाई पर फोकस करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में, ठीक है। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं दोस्तों। हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पैदा हुए थे। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाओं के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। अब आपको याद आ जाएगा तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, ये आप लोगों ने पहले काफी बार सुन रखी होगी। इसके अलावा ज्वाला और जल, तो इसको भी आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेले से एक प्रश्न तो आने वाला ही है ना। और अगर देखा जाए तो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा है। हो सकता है एक शिफ्ट को छोड़ के दूसरी शिफ्ट में आ रहा हो, पर ये हर एक दिन प्रश्न तो आ ही रहा है। तो कहाँ है? पूरसा मुरैना में। नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन नागा जी संत की याद में किया जाता है, जो अकबर के काल में रहा करते थे। यह लगभग एक महीने के लिए मुरैना जिला के पूरसा गांव में आयोजित होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक किस मुख्यमंत्री जी का काल रहा है? तो भैया अभी जिस समय पे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका तोड़ दिया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का। चलिए देख लेते हैं तो कौन है। हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है, बीजेपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह के नाम दर्ज हो गया है 17 मार्च को। कब? 17 मार्च 2023, है ना, जो अभी चल रहा है 17 मार्च 2023 को। यहाँ पर मैं 2023 लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। को सीएम शिवराज ने 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब तक यह रिकॉर्ड किसके उस पर था? तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह के डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन एसआई प्रणाली में तापमान की मूल इकाई के है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? तो के है। क्लियर है? आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था? अंग्रेजों वापस जाओ। कौन सा दिया था? अंग्रेजों वापस जाओ, साइमन गो बैक। अब समझिए, साइमन कमीशन 1928 27 में ये बना था, 1928 में भारत में आगमन हुआ का विरोध करते हुए लाला जी ने अंग्रेजों से वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, अंतिम भाषण नहीं, यहाँ पर वक्तव्य होगा, अंतिम वक्तव्य में कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा। अंत में लाला जी इसी जो इनके संग मारपीट हुई इसके बाद अस्पताल में भर्ती रहते हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इसी के बाद इन्हीं का बदला दोस्तों, जो हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, है ना, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो सैंडर्स की हत्या करके लिया, है ना। वो मारने किसके लिए गए थे? वो मारने गए थे स्कॉट को।
स्कॉट को मारने गए थे, जो कि उस समय का पुलिस कप्तान था, लेकिन उसके ना मिल जाने पर उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। ये वहां पे कौन थे, तो डिप्टी, एक तरीके से देखा जाए तो डिप्टी कप्तान थे वहां पे। क्लियर है ना। तो स्कॉट नहीं मिलता है तो सैंडर्स को गोली मार देते हैं। और इसी कांड के बाद फिर अगर देखा जाए तो इसी में भगत सिंह पर सजा पड़ती है और उन्हें मृत्युदंड बाद में दिया जाता है। क्लियर है। चंद्रशेखर आजाद फरार थे, उन्होंने अपने आप को इसी दौरान में गोली भी मार ली थी, शहीद हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं। किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन निकलता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। तो चना और दालें कुछ पौधों की जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन के रूप में भी बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कुछ और आप लोग नाम याद रखिएगा। राइजोबियम हो गया, एक और होता है ब्रेडी राइजोबियम, इसके अलावा और भी होते हैं, एजेक्टोबैक्टर हो गया जैसे, है ना। तो ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न उन्होंने पूछा था कि पौधों की जड़ों में, तो जब शब्द जड़ लग जाएगा तब आप लोगों के लिए राइजोबियम लगाना है। और मान लीजिए वायु से वायु में हो जाएगा तो एजेक्टोबैक्टर हो जाता है। क्लियर है। और राइजोबियम जैसा काम करता है वैसा ही ब्रेडी राइजोबियम भी किया करता है। तो आप तीनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विदेश में पहला टेस्ट शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था। तो सैयद मुश्ताक अली। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली जो है वो भोपाल से थे, मध्य प्रदेश के हैं और काफी धुरंधर बल्लेबाज थे। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली का इंतकाल साल 2015 में 18 जून को हुआ था। मुश्ताक अली विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। 1936 में उन्होंने यह कमाल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में किया था। कहाँ किया था, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। भारतीय घरेलू T20 मुश्ताक के नाम पर ही रखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप मुश्ताक अली को और भी जानते होंगे कि मुश्ताक अली एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, उनसे संबंधित भी हैं सैफ अली खान से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। माउथ फ्रेशनर में किसका उपयोग किया जाता है, कि ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो माउथ फ्रेशनर में अगर देखा जाए तो सौंफ होती है, नारियल होता है, इसमें खजूर होता है, पिपरमिंट भी इसमें होता है। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही उसका आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वाति सिंह को, ये स्वाति सिंह है, स्वाति है ना, इनका पूरा नाम था स्वाति सिंह, स्वाति सिंह। ठीक है। तो याद रखिएगा। एकलव्य पुरस्कार भारतीय साइक्लिस्ट हैं ये स्वाति सिंह को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार IMF की धर्मार्थ जो शाखा है इम्पैक्ट, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, इम्पैक्ट के द्वारा। क्लियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, बढ़िया होना भी चाहिए, है ना। तो जैसा कि 14 जून हो चुका है दोस्तों और सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मिल चुके हैं। चलिए अपन चालू करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023, देखते हैं कैसे क्या प्रश्न आए हुए हैं। अगर देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा सा सरल है ना। तो इसमें वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें जिनका कभी कठिन आया था, क्योंकि यदि कठिन आपका आया है तो आपकी लिस्ट उस दिन के हिसाब से रहेगी या उस दिन के हिसाब से उठेगी। अब चूंकि यदि आपका मान लीजिए कठिन आया है, दूसरे का सरल आया है, तो आपकी उसी हिसाब से आएगी। तो आपके साथ में जितने लोगों ने पेपर दिया होगा उन सभी लोगों के लिए कठिन रहा होगा, है ना। तो आज का जीके और जो विज्ञान था वो नॉर्मल था, बाकी जो गणित वगैरह थी वो उतनी लेवल की थी, मॉडरेट थी, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही रही होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीके विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन से थे। तो प्रश्न था दोस्तों कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व खाद्य दिवस, एक प्रश्न जो है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट छोड़ एक शिफ्ट या दो शिफ्ट छोड़ एक में, मतलब डेट से क्वेश्चन आ रहा है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 2020 की यदि हम थीम को देख लें तो क्या था, बढ़ो पोषण करो और बनाए रखो। तो इसको भी आप लोग याद कर लें, है ना, बढ़ो पोषण करो बनाए रखो। नेक्स्ट को देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी एनालिसिस में देखा जाए, इसी वन रक्षक वाले में, तो ये वाला प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। शिफ्ट मेरे को याद नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। क्लियर। आगे चलते हैं।
डूरंड कप 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों कहां किया गया है? भारत में। डूरंड कप फुटबॉल कार्यक्रम 3 अगस्त से 3 सितंबर तक हुआ। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है जो 132वें संस्करण में 4 अलग अलग स्थानों पर खेली गई। इसको जरूर याद रखिएगा कि यह 132वां संस्करण है। यदि प्रश्न बाद में दूसरी बार रिपीट होगा तो डूरंड कप कहाँ आयोजित किया गया ये ना होकर ये होगा कि ये कौन से भी संस्करण का है। ठीक है, जब एनालिसिस अपन करते हैं दोस्तों तो उसके साथ में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दी जाती है। वो दी जाने का कारण सिर्फ इतना ही है ताकि यदि अब आपके सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, यदि उन्होंने डीप थोड़ा पूछने का प्रयास किया तो वो छूटे नहीं आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? ये प्रश्न था दोस्तों। तो जो ऑप्शन था उसमें कृष्णा नदी था। हम जानते हैं कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। और कृष्णा और गोदावरी का तो अगर देखा जाए तो पुराना इतिहास ही बहुत अलग है। इन दोनों नदियों के बीच के दोआब के क्षेत्र के चक्कर में इतिहास में दक्षिण भारत में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो सब इन्हीं के दोआब के चक्कर में हुई हैं। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की है, ये तो क्लियर हो गया। तो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट सांखला से होता है। ठीक है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट से अधिक दूर नहीं है। यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर। इसको भी आप लोग याद रखें, पश्चिम से पूरब की ओर। मान लीजिए मैंने ऐसा भारत बना दिया, ये है भारत, है ना। तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये जो पश्चिम हो गया तो यहां से पूरब की ओर बहती है। कायदे से तो ये यहां से इस तरीके से ऐसी बहती है। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्वी दिशा में सांगली से होती हुई कर्नाटक राज्य की सीमा की ओर बहती है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की है। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये कुषाण वंश के शासक थे। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। कनिष्क से संबंधित प्रश्न आ चुका है। ये तो कुषाण वंश से संबंधित थे। अब कुषाण वंश की अगर देखी जाए तो स्थापना किसने की थी? तो कुजल कड़फिसस ने। किसने की थी? कुजल कड़फिसस। पहले कुजल कड़फिसस थे दोस्तों, फिर कुजल कड़फिसस के बाद भीम कड़फिसस आए। ठीक है, तो कुजल कड़फिसस ने कुछ अपना क्षेत्र काबू में किया, जो कश्मीर है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र है। फिर भीम कड़फिसस ने किया। इसके बाद जब कनिष्क आ जाता है तो कनिष्क के समय पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बृहद शासन हो गया था। एक तरीके से इन्होंने टोल लगा लिया था जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, है ना। आज की भाषा में कहें तो टोल यानी कर यहाँ से बहुत ज्यादा वसूल किया करते थे। चलिए इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त है ना। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए सरल प्रश्न है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। तो कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे को सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह मध्य प्रदेश राज्य के पहले विधानसभा, तो ये विधानसभा यहां से ये भी याद रखें कि 1952 से 1967 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। क्लियर, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए ये भी सरल प्रश्न है। तो 2008 में। क्लियर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है, यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के माध्यम से स्थापित किया गया। समझिए कितनी गजब की बात है, 2007 के माध्यम से स्थापित किया गया और इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने यूपी के पेपर दिए होंगे, कोई विशेष पेपर दिए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर इस तरीके के प्रश्न ज्यादा आते हैं कि किस अधिनियम के तहत किया गया और आधारशिला कब रख दी गई। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। जब डीप प्रश्न पूछा जाता है तो इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। हालांकि यहाँ सरल था तो उन्होंने पूछा कब की गई स्थापना, तो 2008 ऑप्शन में था तो वो लगा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अधिनियम कब है और कब रखी गई आधारशिला, तो ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार होता है? तो दोस्तों सभी, उसमें जो कोयले दिए गए थे उनमें उसका जो आंसर था लड़कों के अनुसार उन्होंने बताया है सभी। सर्वोत्तम कोयले की हम बात कर लें तो दोस्तों एंथ्रोसाइट होता है। कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। एक होता है पीट कोयला, एक होता है लिंगनाइट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला और एक होता है एंथ्रोसाइट कोयला। इनमें बेस्ट जो होता है दोस्तों वो कार्बन की मात्रा के अनुसार उसको बताया जाता है कि कौन सा अच्छा होता है। यूक्रेन से भारतीयों के लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ये भी दोस्तों सरल प्रश्न है मेरे अंदाज से, इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप लोग करंट से थोड़ी भी जुड़े रहे होंगे, और चूंकि अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस का एक घमासान युद्ध चल रहा है, लगभग में 432 दिन से ज्यादा हो चुका है उन दोनों के बीच में आपस में युद्ध। यूक्रेन भी पूरी तरीके से तबाह की कगार पे है
और रूस में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा हानि पहुंची हुई है, लेकिन युद्ध जो है बंद नहीं हो रहा है। तो उसी समय पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया था दोस्तों, और ये चलाया गया था 26 फरवरी और 11 मार्च तक चलाया गया था। इसके तहत दरअसल क्या था, सैकड़ों छात्र यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत लौटे थे, ताकि उनको कुछ हो ना सके, क्योंकि युद्ध में तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन लॉन्च किया था। तो ये एक अच्छा वो था दोस्तों, मिशन था, है ना। भारत में ऐसी सरकार थी, भारत में ऐसी मजबूत सरकार थी कि ये सब जो मिशन है ये सब सफल हो पाए। और सामने वाले भी अगर देखा जाए तो वो भी इन चीज़ों पे गौर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अभी किया था ना उन्होंने कब्जा, तो एक तरीके से तो जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय थे उनको भी लाया गया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन से ऑपरेशन के तहत उनको लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसा संभव तभी हो पाता है दोस्तों जब सामने वाले को एक भय होता है कि भैया सामने अगर देखा जाए तो वो देश भी बहुत ज्यादा मजबूत है। मजबूत क्या है भाई, सरकार ही इतनी ज्यादा मजबूत है अब, है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस तत्व की संयोजकता जीरो है? तो हीलियम। नोबल गैस तत्वों की जो संयोजकता होती है वो जीरो होती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 20 होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो महासागर दोस्तों, एक ये प्रश्न था। क्या होता है? महासागर। मिथाइल ब्रोमाइड प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। पर्यावरण में प्रमुख उत्सर्जन स्रोत अगर देखे जाए तो महासागर होते हैं। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो लेवल का दोस्तों, इसको काफी लोगों ने अगर देखें तो शायद सही नहीं किया होगा मेरे अंदाज से। आगे चलते हैं, साइंस वालों ने कर दिया होगा। पानी में बुलबुला किस तरह से कार्य करता है? पानी में अवतल लेंस की तरह, याद रखिएगा, अवतल लेंस की तरह बार बार पूछा जाता है, और उसमें उत्तल लेंस भी ऑप्शन में होगा, है ना। तो ये अवतल लेंस इसका आंसर होता है। पानी के अंदर बुलबुले की बात चल रही है कि पानी है, अब उसके अंदर जो बुलबुला है वो किस तरीके से कार्य करेगा। तो अवतल लेंस दिखता कैसे है? दिखेगा तो वो उत्तल लेंस की ही भांति, यानी उठा हुआ, पर काम वो अवतल लेंस की भांति करता है। ठीक है। रेडान का प्रतीक क्या है? तो आर एन दोस्तों। क्या होता है रेडान का प्रतीक? तो आर एन। क्लियर, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग गंदे पानी की वजह से होता है? ये तीसरा प्रश्न ऐसा है दोस्तों जो रिपीटेड है। यदि आप लोग एनालिसिस को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखा जाए दोस्तों तो ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा रोग गंदे पानी की वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शन देते हैं बड़े बड़े से। तो इसमें देखिए, गंदा पानी पीने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हैजा होगा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाएंगी, और बीमारी आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा गंदा पानी पीने से वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो इसमें वो जो ऑप्शन देंगे तो वो कंफ्यूजन वाले ही ऑप्शन रहे होंगे, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो यही है। और यही आंसर पिछली बार भी था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री अपर्णा सेन को। किसको? अपर्णा सेन को। आर्थिक विकास की समस्या किससे संबंधित होती है? तो अल्प विकसित देशों से। आर्थिक विकास की समस्या देखिए कितना, अगर देखा जाए तो एकदम बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न है। अल्प विकसित देशों से, विकसित देशों में समस्याएं आती ही नहीं है। अगर समस्याएं आती तो विकसित देश क्यों होते? इसलिए अल्प विकसित देशों में। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 931 है। बालाघाट प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि बालाघाट में अगर देखा जाए तो साक्षरता दर उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी लिंगानुपात वहां पर ज्यादा है। तो याद रखिएगा, लिंगानुपात का संबंध साक्षरता से नहीं है। यानी कि यदि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो ज्यादा लड़कियों को मार देते हैं, कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो तो उनको देवियों की तरह पूजते हैं, है ना। तो इस बात को समझिए। 2021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। यहाँ 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों की हत्याएं यहीं पर हो जाती हैं। आगे चलते हैं। नादिर शाह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का अंतिम शासक था? दोस्तों ये क्वेश्चन था, ये नादिर शाह लुटेरिया वाला था कि कौन था, तो ये क्लियर नहीं हो पाया है ना। अगर आप लोगों के पास में इसका आंसर हो सही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा विथ रीजन। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में। कहाँ किया गया? इंदौर में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, चार क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आ चुके हैं। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत।
निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हुए हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। कौन जुड़े हुए हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोद वादक और बहुवादक हैं, संगीतकार थे। मैहर रियासत में इस घराने का गठन अलाउद्दीन खान ने किया था, जिनके नाम पर इस घराने का नाम पड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनसे भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है।